अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है जी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट। ऐसे नोड के अंदर भी और बाकी जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन वगैरह होती है, वो क्यों होती है, क्या फंक्शन क्या है उसका, ऐसी एक इसके अंदर एक करंट जो है ये बनता रहता है, क्यों बनता रहता है, इसको हम ज़रा देखेंगे। सबसे पहले मुझे ना एक 2 मिनट के अंदर आपको एक समरी दे लेने में, ठीक है। उसके बाद हम ज़रा डिटेल्स टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमारे हार्ट के अंदर ये ऐसे नोड है, आपका जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, रिलैक्स भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, रिलैक्स भी कर रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तब करता है जब एक करंट, एक वेव ऑफ करंट जो है वो इस ऐसे नोड से निकलती है और पूरे हार्ट में फैल जाती है। जब वो एट्रियम के अंदर वेव फैल जाती है तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल एक्टिविटी। अब ये मैकेनिकल एक्टिविटी हो किस वजह से रही है? इस करंट की वेव की वजह से, और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब पॉइंट ये है कि ये करंट की वेव है क्या? ये बेसिकली मूवमेंट होती है आयंस की, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन वगैरह ना, सेल के अंदर। ये यहाँ पर सेल्स ही है ना, छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, सारे सेल्स मिलकर। तो ये जब उन सेल्स के अंदर जाती है और बाहर निकलती है और एक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आगे डिटेल्स में बात करेंगे कौन सा सेल आयन अंदर जा रहा है, कौन सा बाहर निकल जा रहा है, सब कुछ बताएंगे। किसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, किसको रीपोलराइजेशन कहते हैं, सारी बातें करेंगे। अब इसको हम क्या कहते हैं जी? ये जी अब ये जो करंट की मूवमेंट थी ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ से मूव की एट्रियम के अंदर, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया और वो कॉन्ट्रैक्शन उसकी क्या कहलाएगी? मैकेनिकल एक्टिविटी। अब पॉइंट ये कि ये करंट आई कहाँ से? ये करंट निकलती है जी ऐसे नोड से, ऐसे नोड से, ठीक है। एक छोटा सा मसल है यहाँ पर एट्रियम के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं ऐसे नोड, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर, क्योंकि करंट यहाँ से निकलती है, प्रोड्यूस होती है। क्यों? इसके अंदर क्या जनरेटर लगा हुआ है? क्यों उसके अंदर क्यों करंट प्रोड्यूस हो रही है? मतलब इसके अंदर क्या ग्रिड स्टेशन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आगे हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये करंट सिर्फ यहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और कहीं से प्रोड्यूस नहीं होती। आगे जाके हम देखते हैं, ये बात भी आगे जाके देखेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं ये करंट, ये जो वेव है कि अब यहाँ से चली, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब वेंट्रिकल में ये वेव नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर है जिसकी वजह से वो करंट क्रॉस नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक और छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एवी नोड। तो करंट जब ऐसे नोड से एट्रियम में फैलेगी और एवी नोड में जाएगी, एवी नोड से आगे नहीं जा सकती ना, क्योंकि आगे वो है नॉन मस्कुलर लेयर है। तो एक स्पेशल सिस्टम होता है कंडक्शन के लिए, ये अलग से एक सिस्टम बना होता है जो कि इलेक्ट्रिकल उस करंट को आगे एट्रियम में भेजेगी। तो करंट यहाँ से निकला, एवी नोड में आया, एवी नोड से यहाँ पर आ गया, इसको कहते हैं बंडल ऑफ फेस। बंडल ऑफ फेस फिर आगे लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में चली जाएगी, और ये फिर आगे परकंजी फाइबर्स में, ठीक है। तो आप देखें किस तरीके से एट्रियम से डायरेक्ट करंट तो नहीं आ सका था, यहाँ से तो करंट नहीं आ सकेगा। इसका मतलब एट्रियम से अगर वेंट्रिकल में करंट आना है तो एक ही रास्ता है, वो ये वाला एवी नोड, बंडल ऑफ फेस, बंडल ब्रांचेज और परकंजी फाइबर, इसी तरीके से आ सकते हैं। जब वो करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये वेंट्रिकल की हुई मैकेनिकल एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन वाली। और किस वजह से हुई? इस करंट की वजह से हुई, और वो हुई उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी आपको समझ आ गई। अब पॉइंट ये है कि करंट है क्या बेसिकली, ठीक है। ये मूवमेंट है कुछ आयंस की, वो बात करते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं, इन सेल्स के ऊपर कुछ खास किस्म की चैनल्स होती हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम चैनल। तो वो सोडियम अंदर आ रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, उसकी वजह से ना एक वेव बनती है करंट की। उस करंट को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। वो भी आगे जाके हम देखते हैं। अब पहली बात है कि ऐसे नोड के अंदर ऐसा क्या है कि करंट यहीं से जनरेट होगी। ये देखेंगे, इस पर बाद में आते हैं, पहले हम इस पर लेते हैं। ये देखें, ये एक ऐसे नोड का एक सेल है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर डिफरेंट बहुत सारे चैनल्स हैं। नॉर्मल इस सेल की मेम्ब्रेन के अगर हम पोटेंशियल मेजर करें, मतलब इसको एक तार के साथ लगा के, इस तार के साथ लगा के एक सेल एक वोल्ट मीटर के साथ जोड़ें, तो हमें इस मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल कितना नजर आएगा? -60 मिली वोल्ट। क्यों? क्योंकि आयंस अंदर जो है वो कम पॉजिटिव हैं, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो इसलिए माइनस का चार्ज होगा, -60 मिली वोल्ट इसके ऊपर नॉर्मल चार्ज होगा रिलेटिवली, ठीक है। अब इस पेस मेकर सेल्स के ऊपर अब हमें देखना है क्यों खुद ब खुद ही बगैर किसी स्टिमुलस के क्यों ये करंट जनरेट करता रहता है, वो हम देखने लगे हैं। एक चैनल्स होते हैं जिनका नाम है फनी आयन चैनल्स, ठीक है जी। ये फनी आयन चैनल्स क्या करते हैं कि जब इनका नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जिसे हम
-60 मिली वोल्ट कहते हैं। इसको हम स्पॉन्टेनियस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि -60 मिली वोल्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो सोडियम चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे, किसी स्टिमुलस की कोई ज़रूरत नहीं है। -60 हुआ, ऑटोमेटिकली चैनल खुल गए। जब ये चैनल खुलेंगे तो सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा तो मेम्ब्रेन जो है अब मोर नेगेटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी? एक पॉजिटिव चीज़ अंदर आ रही है ना, कैटाइन अंदर आ रहा है। जब पॉजिटिव चीज़ अंदर आएगी तो अब इसका मतलब कम, ये इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये -55 होना शुरू हो जाएगा, फिर -50 होना शुरू हो जाएगा। जितना सोडियम आता जाएगा उतनी ये कम लेस नेगेटिव होती जाएगी। और सोडियम आएगा, ये -45 हो जाएगा। तो जैसे ये आहिस्ता 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 सोडियम अंदर आता जा रहा है, सोडियम अंदर आता जा रहा है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आहिस्ता आहिस्ता लेस नेगेटिव होते हैं। तो जब -40 पे पहुंचेगा तो -40 पे, बल्कि पहले -50 पे, -50 के ऊपर क्या होगा, एक चैनल है नहीं, उस चैनल का नाम है टी टाइप कैल्शियम चैनल, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। इसीलिए इस चैनल को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या कहते हैं जी? वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब इस चैनल की ओपनिंग या क्लोजिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? वोल्टेज। जब 50 होगा खुल जाएगा, और जब 50 से कम होगा, 60-70 होगा तो बंद हो जाएगा। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई ड्रग कंट्रोल कर रही है, कोई हार्मोन कंट्रोल कर रहा है? नहीं, कौन कंट्रोल कर रहा है? वोल्टेज। इसलिए ये चैनल को हम क्या कहेंगे? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो जैसे ही मैं दोबारा बताता हूँ, नॉर्मली जो पेसमेकर सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक चैनल होती है, उसका नाम क्या है? फनी आयन चैनल। फनी आयन चैनल्स का काम ये है कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 होगा, जो कि नॉर्मली होता है 60 होगा, तो ये खुल जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा। जब सोडियम अंदर मूव करेगा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अब थोड़ा सा लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। लेस नेगेटिव, जब लेस नेगेटिव होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये लेस नेगेटिव हो रहा है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल 50 पे पहुंचेगा, 50 के ऊपर आकर 50 के ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खोल लेंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो भी अंदर आएगा। अब कैल्शियम भी एक कैटाइन है, कैल्शियम भी एक पॉजिटिव आयन है। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ज़्यादा लेस नेगेटिव होगा, -40 से -30 तक चला जाएगा, और लेस नेगेटिव हो रहा है। -30 पर ऊपर आकर एक और चैनल खुल जाएगा, उसका नाम है टी टाइप कैल्शियम चैनल। और ये थोड़ा एल टाइप कैल्शियम चैनल, पहले टी टाइप था, अब एल टाइप कैल्शियम चैनल। ये लॉन्ग टर्म, अब ये ना काफ़ी देर के लिए खुला रहेगा, और ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा। जब और ज़्यादा कैल्शियम अंदर आ रहा है, ये भी एक कैल्शियम चैनल, ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ज़्यादा लेस नेगेटिव होता जा रहा है, अल्टीमेटली 0 के आसपास चला गया। ठीक है, अब देखें इनिशियली इसके ऊपर क्या था? -60 नेगेटिव पोल था इसके ऊपर, सेल के ऊपर इनिशियली नॉर्मली क्या था? -60। ठीक है, जब ये आयन अंदर आए तो ये क्या हो गया? तकरीबन 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इसका जो पोल था वो खत्म हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डीपोलराइज हो रहा है। पोल खत्म हो रहे हैं, डीपोलराइज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या स्टेज कहलाती है? डीपोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहती है जी? डीपोलराइजेशन कहलाती है, कि जो इसके पोल से -60 वाले जो नेगेटिव पोल से वो खत्म हो रहे हैं, डीपोलराइजेशन। तो पेस मेकर सेल्स के अंदर डीपोलराइजेशन किस वजह से हुई? ये हुई जी कैल्शियम चैनल की वजह से। ठीक है जी, और स्टार्ट किसने की? स्टार्ट की इस फनी आयन चैनल्स ने इसको स्टार्ट किया, और फनी आयन चैनल्स की वजह से क्या हुआ कि सोडियम आयन अंदर आया, थोड़ा सा सोडियम अंदर आया, फिर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल के और अंदर आया, फिर और कैल्शियम चैनल खुल गया, जिसकी वजह से वो डीपोलराइजेशन होगी। तो पेस मेकर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है। पेस मेकर सेल में जो है वो डीपोलराइजेशन किस वजह से होती है? पेस मेकर सेल्स की बात करूँ यहाँ पर, अगर हम जब दूसरे मसल सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर डीपोलराइजेशन किसी और वजह से होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पेस मेकर सेल्स में भी हम पेस मेकर का पढ़ रहे हैं। ये जो एसए नोड है ना हमारा, ये यहाँ पर इसके सेल्स के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने खुद ही करंट जनरेट कर दी ना। ये देखो ऑटोमेटिकली करंट इसने शुरू कर दी, क्या उसको कोई स्टिमुलस मिला? कुछ भी नहीं मिला। ऑटोमेटिकली जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका -60 होता है तो ये करंट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये डीपोलराइजेशन हो गई है। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन होने के साथ ही एक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो खुल जाएंगे, पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। ठीक है जी, जैसे ही इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 हुआ तो कौन सी चैनल खुल गई जी? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जब खुल जाएंगे तो आयन अंदर नहीं आएंगे, बल्कि जो पोटेशियम अंदर था वो बाहर जाएगा, पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा। जब पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा, एक पॉजिटिव चीज़ बाहर जा रही है,
तो क्या ये दोबारा से नेगेटिव नहीं होना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोबारा से इसके ऊपर एक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। इसलिए इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, पोल जो होता है नेगेटिव पोल दोबारा बन रहा है, दोबारा बन रहा है ना। इस पे पोल खत्म हो रहा था, हमने कहा डीपोलराइजेशन, इस पे पोल दोबारा बन रहा है तो हम क्या कहेंगे इसका नाम, दोबारा से कहने दोबारा कहते हैं री, और दोबारा पोल बन रहा है तो क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन, ठीक है। और इसको फेज 3 भी कहते हैं। और ये क्या था, डीपोलराइजेशन, क्योंकि इस पे पोल खत्म हो रहा था, डीपोलराइजेशन, इसको हम फेज 0 कहते हैं, ठीक है। और फेज 4 पे क्या था, फनी आयन चैनल खुलते हैं जो कि डीपोलराइजेशन को स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे ही वो दोबारा से मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम होता जैसे ही -60 होगा, ऑटोमेटिकली -60 पे दोबारा से कौन से चैनल खुल जाएंगे, शाबाश बताएं -60 पे कौन से चैनल खुलेंगे, एक्सीलेंट, सही बताया आपने, फनी आयन चैनल खुल जाएंगे। तो फनी आयन चैनल जब खुलेंगे तो दोबारा से सोडियम अंदर आएगा, जब सोडियम अंदर आएगा तो दोबारा से मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से 50 पे पहुंचेगा तो दोबारा से कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम और अंदर आएगा, वो दोबारा से पोटेंशियल जो है 30 पे चला जाएगा, और कैल्शियम अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर दोबारा पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, फिर पोटेशियम बाहर निकलेगा, डीपोलराइजेशन। तो ये जो वेव है पेस मेकर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं पेस मेकर सेल्स को, ऐसे नोड को पेस मेकर सेल्स करते हैं। कॉन्टिन्यूसली करंट जो है ये जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन है ये जनरेट करते रहते हैं। और ये बेसिकली डीपोलराइजेशन जो होती है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब ये डीपोलराइजेशन वेव यहाँ से यहाँ तो खुद ही प्रोड्यूस होगी ना इसके सेल्स के अंदर, लेकिन अब यहाँ से वो ये वेव आगे भी चलती जाएगी, यहाँ से वो मसल्स में भी जाती जाएगी, यहाँ से निकल के मसल्स में भी जाती जाएगी। जब वो मसल में पूरी फैलेगी तो पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। फिर वो जब यहाँ से डीपोलराइजेशन आगे फैलेगी, रीपोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा, डीपोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। तो जब वो यहाँ से वेव इधर आगे फैलेगी, मतलब साथ डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन सब कुछ साथ साथ हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, डीपोलराइजेशन की वजह से होती है। जब वो यहाँ पर फैलेगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। चलेंगे अब ये तो था यहाँ पर पेस मेकर सेल्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि बात पेस मेकर तो उसने तो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर ली, अब वो करंट आगे मसल्स में कैसे फैलेगी, प्रोपेगेट कैसे करेगी, ठीक है, कार्डियक मसल्स में कैसे फैलेगी। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट, इसकी वेव थोड़ी डिफरेंट बनेगी। मतलब यहाँ पर जो वेव बनेगी ना, इसके अंदर जो वेव बनी वो ऐसी बनी, ऐसी, ये हमने पढ़ी है ये वाली वेव। लेकिन जो मसल में वेव बनेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ऐसे ऐसे और ऐसे। अब वो सारी वेव ऐसे बनती जाएंगी, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। अब ये मसल में इस तरह की वेव बनेगी। अभी थोड़ी सी डिफरेंस क्यों आया वो ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है, और ये ज़रूरी है। अब क्या होता है, दोबारा देखिए, मैं साथ पहले ये रख लेता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पर वो जो डीपोलराइजेशन की करंट गैप जंक्शंस की वजह से जब वो मसल में पहुंची करंट, ठीक है, ऐसे नोड से शुरू हुई और आगे इधर आ गई, मसल्स में आ गई, तो ये क्या होगा, नॉर्मली इस जो मसल्स हैं इनका नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90, -60 नहीं होता, वो ऐसे ऐसे नोड के मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है। बाकी जो मसल्स हैं कार्डियक मसल उनका कितना होता है, -90, -70 to -90, तो हमने तकरीबन -90 -85 रखा हुआ है, इतना होता है। अब जैसे ही वो डीपोलराइजेशन आएगा, जो वेव है, अब जो सोडियम आयन थोड़े से, जो कैल्शियम आयन है थोड़े से, वो थोड़े से इधर की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे। देखो ना, इसके अंदर हमने पढ़ा था ना, कैल्शियम आयन सोडियम आयन सारा सेल के अंदर मूव किया हुआ है। तो क्या होगा, अब आगे ये पेसमेकर है, यहाँ पर इसके अंदर ये सेल्स के अंदर सारे सोडियम आयन कैल्शियम आयन अंदर मूव किया हुआ है। अब वो कैल्शियम और सोडियम आयन थोड़ा सा डिफ्यूज़ करके ना, डिफ्यूजन की वजह से, गैप जंक्शन की वजह से इन मसल सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूज़ कर देगा। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा कैल्शियम और सोडियम अंदर गया हुआ है ना, तो वहाँ से वो डिफ्यूज़ कर देगा। अब जैसे ही यहाँ से वो यहाँ डिफ्यूज़ करेगा तो इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा कि नहीं होना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ यहाँ से डिफ्यूज़ करके मसल सेल्स में आ रही है। पेस मेकर से डिफ्यूज़ करके जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ पर आ रहा है, मसल्स में। जब वो पेस मेकर से डिफ्यूज़ करके मसल्स में आ रहा है तो इसका लेस नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ आ रही है तो लेस नेगेटिव होगा। जैसे ही वो जो है वो लेस नेगेटिव होता तकरीबन -70 या -60 पे पहुंचेगा, तो -60 के ऊपर ऑटोमेटिकली ये गेट है, और उस गेट का नाम है जी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ऑटोमेटिकली -60 के ऊपर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से हम कहते हैं खुल जाएगा। जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेगा, एकदम से इन मसल सेल्स के अंदर, ये मसल सेल्स हैं, एकदम से सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा,
वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से क्या मूव अंदर करेगा, सोडियम अंदर मूव करेगा, ठीक है। और ये खुलेंगे किस गेट पे, किस वोल्टेज पे, -60 पे। तो ये -90 है -80 से -60 पे गया कैसे, वो गया कि जब ऐसे नोड्स के अंदर जो आयंस इकट्ठे हुए थे जब वो डिफ्यूज करेंगे मसल सेल्स की तरफ तो इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा लेस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आयंस इकट्ठे हो गए थे ना, ये देखो इसके अंदर आयंस इकट्ठे हो गए थे, तो वो आयंस क्या करेंगे अब मसल्स की तरफ थोड़ा सा डिफ्यूज करेंगे। जब वो मसल्स की तरफ डिफ्यूज करेंगे तो मसल्स के ऊपर ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा लेस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वो -60 होगा तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, वोल्टेज गेटेड, क्योंकि वो वोल्टेज से कंट्रोल होता था, तो वो -60 पे खुल जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स आएगा, बहुत रैपिड सोडियम आएगा। तो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से जब बहुत सारा सोडियम अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी कि नहीं होना शुरू हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, तो इसका जो नेगेटिव पोल था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नोड्स के अंदर डीपोलराइजेशन किस वजह से हो रही थी, कैल्शियम आयन की वजह से। जो हमारे मसल सेल है, कार्डियक मसल सेल, इनमें जो डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही है, सोडियम आयन की वजह से, क्योंकि चैनल डिफरेंट, इसके ऊपर आयन चैनल डिफरेंट है, इसके ऊपर सोडियम चैनल है वोल्टेज गेटेड, और पेस मेकर सेल्स के ऊपर कैल्शियम चैनल थे, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आया था तो डीपोलराइजेशन हुई थी, जबकि यहाँ पर सोडियम अंदर आया तो डीपोलराइजेशन हुई है। जैसे ही डीपोलराइजेशन मुकम्मल होगी ऑटोमेटिकली वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलेंगे, और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या करते हैं, आपको पता है कि वो पोटेशियम ऑटोमेटिक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गए तो पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन पोटेशियम अभी थोड़ा सा ही मूव करेगा, तो थोड़ा सा ये भी डीपोलराइजेशन हुई है कि साथ ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी खुल जाएंगे इसी सेल मसल्स के ऊपर, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर मूव करेगा। अब कैल्शियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ बाहर निकल रही है, एक पॉजिटिव चीज़ अंदर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्लेटो स्टेज आ जाएगी, साइलेंट, कुछ भी नहीं होगा, ना डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, प्लेटो स्टेज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो कैल्शियम चैनल होते हैं ना वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं, तो पोटेशियम बाहर जा रहा था वो तो खुले थे, लेकिन कैल्शियम चैनल थोड़ी देर खुले थे क्योंकि कैल्शियम अंदर आया था, तो पोटेशियम बाहर, कैल्शियम अंदर, प्लेटो स्टेज आ गई। लेकिन कैल्शियम चैनल जब बंद हो गए, अब अंदर कोई भी आयन नहीं जा रहा, कैल्शियम चैनल थोड़ी देर के खुले उसके बाद बंद हो गए, कैल्शियम अब अंदर नहीं जा रहा, लेकिन पोटेशियम तो बाहर निकल रहा है, वो तो खुले रहेंगे। जब पोटेशियम फर्दर बाहर निकलता जा रहा है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ बाहर जा रही है ना, पोटेशियम बाहर जा रहा है तो नेगेटिव होता जाएगा। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रीपोलराइजेशन दोनों में किस वजह से हुई, इसमें भी और इसमें भी, पेसमेकर सेल्स में भी और मसल सेल्स में भी, किस वजह से हुई, पोटेशियम की वजह से, पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से, बाहर जाने की, पोटेशियम इफ्लक्स। इसमें भी रीपोलराइजेशन किस वजह से हुई, पोटेशियम इफ्लक्स। इसमें डीपोलराइजेशन किस वजह से हुई, सोडियम इनफ्लक्स। इसमें डीपोलराइजेशन किस वजह से हुई, पेसमेकर सेल्स में कैल्शियम इनफ्लक्स। इसमें डीपोलराइजेशन को प्रोवोक किसने किया, स्टार्ट किसने किया, फनी आयन चैनल में, क्योंकि फनी आयन चैनल ऑटोमेटिकली -60 पे खुल जाते हैं। इसमें डीपोलराइजेशन किसने प्रोवोक किया, इसको यहाँ पर -60 तक कौन लेके आया, डिफ्यूजन, ठीक है। पेसमेकर सेल से जब पॉजिटिव आयन डिफ्यूज करके इधर आएंगे तो इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा लेस नेगेटिव होगा, उसके आगे ऑटोमेटिकली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे, वो फिर सोडियम अंदर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, सारी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। प्लेटो स्टेज क्यों आएगा, प्लेटो स्टेज इसलिए आएगा कि कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल दोनों खुल गएंगे, तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से ना वो डीपोलराइजेशन होगी ना रीपोलराइजेशन होगी, तो प्लेटो स्टेज आ जाएगा। लेकिन कैल्शियम चैनल बड़ी थोड़ी देर के लिए खुले थे, वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगे, तो वो जो कैल्शियम अंदर जा रहा था वो बंद हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम तो बाहर कंटिन्यूसली निकल ही जाए तो वो रीपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये वेव है, अब ये जो वेव है अब दोबारा से ये जो नीचे चला गया है इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। जो रेस्टिंग ये है ना, रेस्टिंग, इससे भी नीचे जब चला जाता है इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्यों कहते हैं कि यहाँ पर रीपोलराइजेशन के बाद यहाँ पर पोटेशियम चैनल बंद हो जाएंगे, लेकिन पोटेशियम चैनल बंद होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेशियम भी बाहर चला जाएगा, एकदम से बंद नहीं होंगे ना, स्लोली बंद होंगे। तो जब तक वो बंद होते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेशियम बाहर चला जाएगा, इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। फिर दोबारा से वो जो यहाँ से अब अगला सेल है, अब यहाँ पे जो आयंस हैं पॉजिटिव आयन वो डिफ्यूज करके अंदर आएंगे। अब वो जब डिफ्यूज करके अंदर आएंगे तो यहाँ पर नॉर्मली मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -90 था। जब वो पॉजिटिव आयन डिफ्यूज करके अंदर आए हैं तो वो -90 से किधर चला गया, -70 पे। वो मतलब ये साइकिल फिर दोबारा चल पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर अगले वाले सेल में चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये -40 था, सॉरी -90 था, तो जब ये पॉजिटिव आयन इस सेल से इस अगले सेल में डिफ्यूज़ किए हैं
तो इसके ऊपर लेस नेगेटिव आएगा ना, तो ये ऐसा ऐसा लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो -60 पे पहुंचेगा तो सोडियम चैनल एकदम से खुल जाएंगे, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होगा कि पोटेशियम चैनल खुलेंगे, तो पोटेशियम बाहर आएगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगी। ये साथ ही कैल्शियम भी अंदर आना शुरू कर देगा, तो प्लेटो स्टेज आ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है। लेकिन कैल्शियम चैनल तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, पोटेशियम खुला रहेगा, तो रिपोलराइजेशन हो जाएगी। अब ये इस तरीके से साइकिल, ये करंट जो मूवमेंट है, ये जो वेव है वो यहाँ से फिर यहाँ से अब ये आगे चलती रहेगी और यहाँ पर इस तरफ भी चलती रहेगी, हर तरफ फैलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आकर यहाँ पर, उसके बाद ये इधर चली जाएगी, इसमें भी वही जो है वेव इधर फैलती रहेगी इस तरफ पूरे परकंजी फाइबर्स में। तो जब वो वेव पूरे एट्रिया में फैल जाएगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, जब वो यहाँ से बंडल ऑफ AB नोड में जाएगी, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकती, यहाँ से तो करंट मूव नहीं कर सकती, तो नॉन ए सेलुलर लेयर है, इसमें तो चैनल सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल कुछ है ही नहीं, तो कैसे करंट अंदर बैठ जाएगा, कुछ नहीं जा सकता, तो आगे नहीं जा सकेगा। तो इसलिए ये रास्ता यूज़ करेगा और ये ज़रूरी भी है। अगर ये ना होता तो यहाँ से करंट एकदम फैल जाता पूरे में, तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते अगर ये नॉन सेलुलर ना होती। इसलिए नेचर ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया है कि पहले यहाँ तक आए, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर ये इसमें इस तरीके से मूव इन करे। ठीक है, अच्छा चलेंगे नेक्स्ट। अब ये करंट बंडल ऑफ हिस में आ गई। ठीक है, सॉरी AB नोड में आ गई, AB नोड से बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस में, बंडल ऑफ ब्रांचेस से परकंजी फाइबर्स में, और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ECG के ऊपर भी ये चेंजेस आती हैं। जब तो ये करंट जो पूरे एट्रिया में फैल जाएगा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रिया, पूरा एट्रिया डीपोलराइज हो गया है, पूरा एट्रिया डीपोलराइज हो गया, तो अगर ये ECG के ऊपर ये वेव आएगी, उसको P वेव कहते हैं। तो P वेव ECG के ऊपर क्यों बनी, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। जब वो करंट जो है अच्छा, उसके बाद ना करंट यहाँ से बंडल ऑफ हिस में मूव करने से पहले थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि AB नोड अगर तो डायरेक्ट करंट जाती फास्ट होती, AB नोड की जाएगी थोड़ी स्लो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये कहता है AB साइलेंस, थोड़ा सा यहाँ पर बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाएगी, बड़े मिली सेकेंड्स के लिए। उसके बाद जब करंट जो है वो डीपोलराइजेशन की वेव सेप्टा में पहुँच जाएगी। जब डीपोलराइजेशन की वेव सेप्टा में पहुँच जाएगी तो ये Q वेव बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि डीपोलराइजेशन की वेव पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगी और वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इसलिए ये QRS पूरी वेव बनेगी। वैसे इसको फर्दर स्प्लिट भी किया जा सकता है, Q वेव, S वेव, R वेव, लेकिन वो हम इकट्ठा कर देते हैं, ईजी हो जाएगा, ये QRS वेव बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन है, तो ये थोड़ी सी स्लाइटली सी मर्ज होगी, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर वेंट्रिकल रीपोलराइज कर गया, तो T वेव किस लिए बनी, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी तो रीपोलराइजेशन हो रही थी, वो क्यों नहीं आई, सिर्फ वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन बताई गई है, वो भी वेव। तो वो जो एट्रिया की रीपोलराइजेशन और AB नोड की और इन बंडल ब्रांचों की रीपोलराइजेशन जो थी ना, वो बड़ी माइनर होती है, बड़ी छोटी सी होती है, वो इतनी कम होती है कि वो ECG वेव के ऊपर नजर नहीं आती। वेंट्रिकल एक बड़ा एक मसला है, जब ये पूरा रीपोलराइज होगा तो एक वेव आपको अपीयर होगी। ठीक है, तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये QRS वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और ये T वेव वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेव है, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये वेव जो बनती हैं ये ऐसे नहीं बनती, ये बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये आयन चैनल जो होते हैं बड़े ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम इन्हीं आयन चैनल को टारगेट करके डिफरेंट मेडिसिन भी बनाते हैं। रिदमिया वगैरह में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर देकर हम रिदमिया वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यही वो आयन्स होते हैं, और इन्हीं आयन चैनल की वजह से ही करंट अंदर बाहर भी जाता है, और हमारे हार्ट जो है वो उसकी मस्कुलर एक्टिविटी को भी ये आयन चैनल जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेजर कॉन्ट्रैक्शन हमारे मसल्स की किस वजह से होती है, डीपोलराइजेशन की वजह से होती है। ठीक है जी, सो आई होप कुछ काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे वो आपके क्लियर हो गए हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ECG की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी, कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, नॉर्मल ECG और डिफरेंट ECG में क्या फ़र्क होता है।